जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। दिस इज साजिद कपाड़िया, योर फैकल्टी फॉर ACCA ऑडिट एंड एश्योरेंस। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं जनाब एक पास पेपर। जी हाँ, टॉपिक जी कौन सा है? टॉपिक है हमारे पास आइजा 560, नाम है इसका सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ठीक है जी। एंड इफ यू रिकॉल, सब्सिक्वेंट इवेंट्स हम कवर करते हैं अपने वीडियो लेक्चर के अंदर ऑडिट रिपोर्ट के टॉपिक को कवर करने के बाद, क्योंकि 560 में भी रिपोर्ट का इम्पैक्ट आता है और 560 कवर करने के बाद वी स्टार्ट आइजा 570, क्योंकि उसमें भी रिपोर्ट का इम्पैक्ट आता है। तो हमेशा बच्चों से कहता हूं, इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि कोशिश करें कि आपकी सीक्वेंस कुछ ऐसे हो: मटीरियलिटी, ऑडिट रिपोर्ट, 560, 570 एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। ठीक है जी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। 560 का पास पेपर अटेम्प्ट हमारे पास है जी मार्च जून 2023। ठीक है जी। नॉर्मली जो है ये सवाल MCQs OTs के बाद जो है हमारे पास 3 सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। ये सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है जी। और 18 के अंदर एग्जामिनर सब्सटेंटिव भी पूछ सकता है, एग्जामिनर जो है आइजा 240 की थ्योरी भी पूछ सकता है, एग्जामिनर 560 भी पूछ सकता है, एग्जामिनर 570 गोइंग कंसर्न भी पूछ सकता है, और एग्जामिनर ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट भी पूछ सकता है। 100% सिलेबस की कवरेज होनी चाहिए। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। हमारे पास ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है जी। इसका अगर मैं सवाल देखूं तो ये सवाल सब्सटेंटिव का है, जिसमें एग्जामिनर ने टेस्ट किया है एडिशंस टू प्लांट एंड इक्विपमेंट। आज का जो वीडियो का एजेंडा है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं है। आज हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है, दैट इज आइजा 560 जनाब। ठीक है जी। बैंक बैलेंस का सवाल नजर आ रहा है मुझे, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम का सवाल नजर आ रहा है मुझे। ठीक है जी। और हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इसका ये वाला पार्ट। ठीक है। अच्छा, एक दो बातें बड़ी अहम है, मैं रिक्वायरमेंट तो पढ़ ही लूंगा, बट ऑलवेज रिमेंबर कि सबसे पहले आप जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आप लाजमी तरीके से पढ़ लें। इसकी वजह यह है कि उसमें बैलेंस शीट डेट आपको दी गई होगी, उसमें वेरिएबल्स गिवन होंगे, उसमें रेवेन्यू होगा, उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा, जो आपको आगे किसी पार्ट में काम आएगा। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं जी। इट इज 1 जुलाई। ठीक है जी। यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर ऑफ आउल एंड को रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल ऑडिट ऑफ एच एंड को फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2025। अगर यहीं पर मैं डेट्स प्लॉट कर लूं भाई, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है जी। तो हमारे पास जो बैलेंस शीट डेट है भाई वो क्या है? वो हमारे पास है मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है जी। आगे चलता हूं। ईयर एंडेड 31 मई 2025 which is due to commence shortly. H&Co is a manufacturer of color dyes used in the textile industry. Its draft accounts show total assets of 65.4 million and profit before tax of 8.9 million. ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि F8 के किसी सवाल में अगर कहीं वेरिएबल्स गिवन हो तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर ने रिपोर्ट का इम्पैक्ट पूछा हो। बड़ी अहम बात थी भैया, ये जरूरी नहीं है। सर क्यों जरूरी नहीं है भाई? नहीं हो सकता है सिर्फ थ्रेशोल्ड निकालना हो सकता है सवाल में सिर्फ आपको निकालनी हो लेवल ऑफ मटेरियलिटी। तो ये जरूरी नहीं है कि इन नंबर्स को देख के आप ये जहन बना ले कि यहां तो मैंने रिपोर्ट का इंपैक्ट लाजमी बताना है। एक बात ही मैंने कर दी। द फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन ब्रॉट टू योर अटेंशन। हम इस पैराग्राफ को छोड़ देते हैं, हम बैंक बैलेंस को छोड़ देते हैं, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम को भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है। मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़ के और आता हूं अपने मेन पार्ट के ऊपर। डिस्क्राइब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू द मैटर्स आइडेंटिफाइड रिगार्डिंग H&Co's एडिशंस टू प्लांट एंड इक्विपमेंट। 5 नंबर का सवाल है, सब्सटैंटिव का सवाल है। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जी। Describe substantive procedure the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence in relation to H&Co's बैंक बैलेंस। 5 नंबर का सवाल है, सब्सटेंटिव का सवाल है। चूंकि सवाल डिस्कस कर रहा हूं, इस वीडियो का मकसद आपको कॉन्फिडेंस देना है, रिवीजन भी है। 560 तो ऑब्वियसली हम रिवाइज कर रहे हैं। यहां ये बताता चलूं कि अगर ये डिस्क्राइब सब्सटेंटिव का वर्ड ना होता, यहां लिखता डिस्क्राइब ऑडिट टेस्ट, यहां एग्जामिनर लिखता ऑडिट टेस्ट, यहां एग्जामिनर लिखता ऑडिट वर्क, यहां एग्जामिनर लिखता ऑडिट प्रोग्राम, तो भी यही मतलब होता। बात समझ आ रही है भाई? सर रिपीट कर दें, रिपीट कर देते हैं भाई।
अगर यहाँ सब्सटेंटिव की जगह वो लिखता ऑडिट टेस्ट बता दें तो भी बात सब्सटेंटिव की होती, वो ऑडिट वर्क पूछता, वो ऑडिट प्रोग्राम पूछता तो भी बात सब्सटेंटिव की होती। एक बात ही मैंने कर दी। डिस्क्राइब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate evidence in relation to HN co's provision for legal claim। once again 5 नंबर का सवाल है सब्सटेंटिव का। तो अगर मैं सिर्फ इस सवाल को फोकस करूं तो 15 नंबर जो है वो स्ट्रेट किसके हैं भाई? 15 नंबर किसके मेरे प्यारे दोस्तों? सब्सटेंटिव प्रोसीजर के डायरेक्ट सवाल इसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट सवाल बनता है, इनडायरेक्ट सवाल बनता है। अगर ये बात मेरी जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये बात मैं कहाँ करता हूँ? ये बात मैं करता हूँ जब मैं आइजा 500 कवर कराता हूँ कि आइजा 500 पे दो तरह के सवाल बन सकते हैं। एक सवाल है डायरेक्ट और एक सवाल है इनडायरेक्ट। ये जो 3 सवाल मैंने भी पढ़े हैं इनको हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आए जी असल बात पर आते हैं जो कि है आइजा 560। बात से बात निकलती तो मैं रिपीट कर देता हूं। इट इज नाउ 28 अगस्त 20x5। ठीक है जी, वंस अगेन मैं नीचे डेट्स प्लॉट कर देता हूं आपकी आसानी के लिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त और एहतियातन लिख दिया सितंबर। बैलेंस शीट डेट क्या थी मेरे प्यारे दोस्तों? जनाब ये रही बैलेंस शीट डेट। आज का डेट कह रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं आज 28 अगस्त है भाई। ठीक है जी, ये रही टुडे। इसको मैंने कर दिया जनाब टुडे, इसको मैंने कर दिया जनाब टुडे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा जी, इट इज नाउ 28 अगस्त 20x5 इन द ऑडिट ऑफ HN Co इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज ड्यू टू बी साइंड शॉर्टली। ये जो जुमले मैं पढ़ रहा हूं, the audit is almost complete, the auditor's report is due to be signed shortly, ये सारी बातें इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि ये सवाल जो है वो है आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट का। और अगर मैं जल्दी से रीकैप करा दूं, अगर सर साजिद जल्दी से रीकैप करा दें, सर साजिद बहुत अच्छे हैं, रिवाइज भी कराते हैं जी, तो आपको याद आ रहा होगा सब्सिक्वेंट इवेंट में 3 किस्से 3 कहानियां। जो बच्चे मेरा लेक्चर देख चुके हैं या देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है 560 में ही बात मैं करता हूँ 3 किस्से 3 कहानियां। बैलेंस शीट डेट से लेकर रिपोर्ट डेट, रिपोर्ट डेट से लेकर इशू डेट और इशू डेट के बाद, आई रिपीट, बैलेंस शीट डेट से लेकर रिपोर्ट डेट, रिपोर्ट डेट से लेकर इशू डेट और इशू डेट के बाद। हम इस सवाल में कहाँ हैं जी? हम इस सवाल में कहाँ हैं जी? हम इस सवाल में है बैलेंस शीट डेट से लेकर रिपोर्ट डेट। क्योंकि वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज ड्यू टू बी साइंड शॉर्टली। जनाब इसका मतलब है भी रिपोर्ट साइन नहीं हुई है। एक बात थी हमने कर दी आपसे। आगे चलें जी। ऑन 14th of July, ठीक है जी, 14 फेब नहीं कह रहा है भाई, ठीक है, कान सुनते ही वही है। 14th of July की बात कर रहा है और ये रहा हमारे पास जुलाई, इसको मैंने कर दिया ग्रीन। ऑन 14th of July 20x5 स्पेरो को a customer of HN Co with a receivable balance of $692,000 at 31st May 20x5 notified HN Co that it is experiencing significant cash flow difficulties and would be unable to make any payments for the foreseeable future। लो बताओ जरा भाई। सर अगर आप उर्दू तर्जुमा कर दें तो सर मजा आ जाए। कर रहा हूं सबर। वो कह रहा है 14th of July को हमारे कस्टमर था HN Co का, नाम था कस्टमर का स्पेरो एंड को, जिसका रिसीवेबल बैलेंस कितना था 692,000। इसको मैंने कर दिया जी रेड। ठीक है जी, डॉलर्स में हो पाउंड्स में हो जिसमें भी हो, बहरहाल यहां दिया हुआ डॉलर्स के अंदर। एट 31st में यानी कि बैलेंस शीट डेट पे ये रिसीवेबल था। ठीक है जी, उसने बताया कब? 14 जुलाई को कस्टमर की तरफ से पता चला it was experiencing significant cash flow difficulties and would be unable to make any payments for the foreseeable future। ठीक है जी, फिर आगे चलें जी। आगे क्या हुआ? The finance director of H believes that SN Co is a long outstanding customer and has been trading for many years. The total outstanding will be received in full in due course and has therefore not adjusted the receivable balance in the accounts for the year ended 31st May 20x5। अच्छा, अगर बहुत ही क्विकली बात बताऊं तो जिन बच्चों ने मेरा 560 का लेक्चर देखा हुआ है उनको ये पता है कि 560 में हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने के बाद करते हैं प्रैक्टिकल केस। जनाब याद कर लिया आपने? याद आ रहा है कुछ? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। केस 1 डेटर्स, केस 2 लॉ सूट जिसके अंदर 2 हैं, लॉ सूट फाइल्ड बिफोर, लॉ सूट फाइल्ड आफ्टर। केस नंबर 3 आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, केस नंबर 4 फायर फ्लड,
आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, और केस नंबर 5 है सेल ऑफ इन्वेंट्री और स्टॉक आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अगर याद नहीं आ रहा, अगर ये वीडियो वो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने कहीं और से पढ़ा हुआ है या मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, लेक्चर्स नहीं देखे हुए, कोई गम की बात नहीं है जी। मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आप मेरे आइजा 560 के नोट्स देख रहे हैं जनाब। मैं हमेशा हर टॉपिक से पहले स्टार्ट में बताता हूं कि एक्सपेक्टेड सवाल क्या है। मैं पहले ही पेपर आउट कर देता हूं कि जी उस टॉपिक पर एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, ठीक है जी। तो ये मैं 560 आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इवेंट्स अकरिंग अप टू द डेट ऑफ रिपोर्ट, ठीक है जी, उसमें हम क्या करेंगे। फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट बट बिफोर द अकाउंट्स आर इशूड, उसमें हम क्या करेंगे। और फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन इशूड। ये सिर्फ मैं अपने नोट्स को स्कैन कर रहा हूं, ठीक है जी। जो पढ़ चुके हैं आपको याद आ रहा होगा। ये देखें जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपने कुछ नहीं किया भाई। ये है प्रैक्टिकल केसेस भाई, ठीक है जी। ये वो प्रैक्टिकल केसेस हैं जिनका मैं अभी कुछ देर पहले जो है वो जिक्र कर रहा था। सब्सिक्वेंट इवेंट्स प्रैक्टिकल केसेस फॉर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। डेटर्स के केस में क्या होगा, ठीक है जी। लॉ सूट के केस में क्या होगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के केस में क्या होगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के केस में क्या होगा। फोर्थ, डैमेज ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक और फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उस केस में क्या होगा। रिटर्न ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपकी याद दहानी के लिए आपको बताया, और सिर्फ बताना मकसूद ये था कि जो सवाल अभी आप स्क्रीन पर दोबारा देख रहे हैं इसके अंदर प्रैक्टिकल केस का केस नंबर 1 टेस्ट किया गया है जो कि था डेटर्स। अच्छा, एक बात जरा नोट कर लें, आपने F7 में जब IAS 10 पढ़ा होगा तो वहां आपने कवर किया था एडजस्टिंग इवेंट, नॉट एडजस्टिंग इवेंट। वहां आपने जब एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल पढ़ी थी डेटर्स के ऊपर, डेटर्स के केस में तो आपको बताया गया होगा कि जो पैसा ईयर एंड के बाद रिकवरेबल नहीं है वो पैसा दर हकीकत ईयर एंड पर ही रिसीवेबल नहीं था, वो वहीं पर डिफॉल्ट हो चुका था। यानी मिसाल दे रहा हूं कि अगर मैंने कस्टमर से 100 रुपए लेने हैं दिसंबर 31 पे, और 15 दिन बाद 20 दिन बाद बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम और कैश फ्लो इश्यूज और लिक्विडिटी प्रॉब्लम और सम अदर इशू मुझे लग रहा है कि यार ये पैसा अब रिकवरेबल नहीं है या डाउटफुल है, इसका मतलब है कि वो पैसा ईयर एंड पर ही डिफॉल्ट हो चुका था, वो वहीं पर रिकवरेबल नहीं था। ये एडजस्टिंग इवेंट है। एडजस्टिंग इवेंट्स आर इवेंट्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, ठीक है जी। मुख्तसर बात कर रहा हूं कि जब भी इस किस्म का केस होगा तो ये हमेशा एडजस्टिंग इवेंट होगा और मैनेजमेंट को उस रिसीवेबल को एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो प्रोविजन के जरिए या राइट ऑफ के जरिए। बात समझ आ रही। ये सवाल की जिस्त थी भाई जो मैंने बताई आपको, ठीक है। आगे चलता हूं मैं क्विकली यहां से सवाल को एक बार दोबारा स्पीड में पढ़ देता हूं भाई, ठीक है जी। ऑन 14 जुलाई 2025 स्पैरो एंड को कस्टमर ऑफ एच&को विद रिसीवेबल बैलेंस ऑफ 692,000 एट 31 May 2025 नोटिफाइड एच&को दैट इट वाज, नोटिफाई कब किया भाई, 14 जुलाई को नोटिफाई किया, that it was experiencing significant cash flow difficulties and would be unable to make any payments for the foreseeable future। मैं जान के थोड़ा स्पीड तेज बोल रहा हूं ताकि आप जरा मेरे साथ जो है ना वो मोमेंटम में आ जाए, ठीक है। बहुत स्लो बोलूंगा तो आप फिर झूमना शुरू कर देंगे, ठीक है जी, आप समझ गए। The finance director of H&Co believes that as H&Co is a long outstanding customer and has been trading for so many years, the outstanding amount will be received in full in due course। क्या आपकी पॉजिटिव सोच है भाई, मानना पड़ेगा। and has therefore not adjusted the receivable balance in the accounts for the year ended 31 May 2025। पूछा क्या है जनाब, और सवाल कितना मार्क का है, 5 मार्क का सवाल है यार, सिंपल सवाल है। एक्सप्लेन वेदर 20x5 accounts of H&Co require amendment in relation to the outstanding balance with S&Co and describe 2 audit procedures which should be performed in order to form a conclusion on any required amendment। मुझे 2 बातों का जवाब देते हैं। क्या सवाल में रिपोर्ट का इंपैक्ट पूछा, हाँ या ना? नहीं पूछा सर, आपने खुद ही बता दिया, दोबारा ट्राई कर लेते हैं भाई। क्या सवाल में रिपोर्ट का इंपैक्ट पूछा है? अब बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं पूछा है। क्या सवाल में सब्सटेंटिव पूछा हुआ है? हाँ जी पूछा हुआ है भाई। ये जो मैंने ऊपर 3 सवाल सब्सटेंटिव का पढ़े थे, ये इसलिए पढ़े थे ताकि मैं बता सकूं, एहसास दिला सकूं कि भाई ये सब्सटेंटिव, ये तो पूछा ही है 5 और 5 सब्सटेंटिव यहां भी पूछा, ये इनडायरेक्ट सवाल है, ये भी सब्सटेंटिव का सवाल। लेकिन कौन सा सब्सटेंटिव जी दोस्तों, कौन सा सब्सटेंटिव? जो ऊपर केस दिया हुआ है, ऊपर डेटर्स का केस है, लिहाजा सब्सटेंटिव भी किसके बताओगे? बोलो ना, अब बोल नहीं रहे हो। जी सुन लिया मैंने, डेटर्स, स्माइली फेस जी बना दिया भाई, समझ आया दोस्तों, ठीक है जी।
अच्छा अब मुझे बताएं जवाब आपके जहन में क्या रहा, फिर मैं इसके आंसर पे आऊंगा, मोटी मोटी बातें कर लें। अच्छा, जो बच्चे ऑलरेडी मेरे रिपोर्ट का लेक्चर कवर कर चुके हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा जब मैं रिपोर्ट पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि रिपोर्ट का आंसर 4 हेडिंग में दिया जाएगा। पहले आप एक्सप्लेन करते हैं, पहले आप देंगे एक्सप्लेनेशन, फिर आप निकालेंगे मटीरियलिटी, ठीक है जी, जिसमें आपने बताना है कि आपने परसेंटेज कैसे निकाली, किसको किससे डिवाइड किया, जो मैं रिपोर्ट में पढ़ाता हूं। याद करें ऑडिट रिपोर्ट के 6 पॉइंट, सवाल में पीबीडी गिवन है तो क्या होगा, सवाल में रेवेन्यू गिवन है तो क्या होगा, सवाल में टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी गिवन है तो क्या होगा, कुछ गिवन नहीं है तो क्या होगा, क्या अजम्पशन लेंगे, ये सारी बातें हम रिपोर्ट में कवर कर चुके हैं। तुम्हें याद हो कि ना याद हो? ओ माय गॉड, आगे चलें जी। फिर अगर सवाल में प्रोसीजर पूछे हैं या सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछे हैं या ऑडिट टेस्ट पूछा है या ऑडिट प्रोग्राम पूछा है तो बताएंगे। और आखिर में आएगा इम्पैक्ट, और आखिर में आएगा इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। बात समझ आ रही है? ये मैं बता रहा हूं कि रिपोर्ट के सवाल की ड्राफ्टिंग ऐसे होती है। इस सवाल में रिपोर्ट का इम्पैक्ट नहीं पूछा है, लेकिन सवाल में क्या पूछा है उसने, सवाल में कह रहे एक्सप्लेन वेदर दी 20x5 अकाउंट्स रिक्वायर अमेंडमेंट। इसका मतलब है इस 4 हेडिंग में से 2 हेडिंग आपको यूज करनी पड़ेंगी। एक एक्सप्लेनेशन जहां बताएंगे कि भाई अगर एडजस्टमेंट होगी तो क्यों होगी, यानी कि अमेंडमेंट होगी तो क्यों होगी। ऑब्वियसली अमेंडमेंट उस वक्त होगी जब ये एडजस्टिंग इवेंट होगा, और अमेंडमेंट कब नहीं होगी, जब ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। और मैं बताऊंगा इसका थ्रेशोल्ड, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल्स गिवन है, 692 भी गिवन है, और याद करें ऊपर सवाल में हमारे पास वेरिएबल भी गिवन है, तो मुझे यहाँ परसेंटेज निकाल के बताना पड़ेगा कि भाई ये मटीरियल है या नहीं है। और आखिर में हमारा D2 में डिस्क्राइब 2 ऑडिट प्रोसीजर, जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले किया कि ये 2 प्रोसीजर कौन से हैं भाई, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। डेटर्स के कॉन्टेक्स्ट हट के बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे सब्सटेंटिव को प्रॉपर कवर करने को तैयार नहीं होते हैं। वो इस चक्कर में होते हैं हमें कोई फर्रा मिल जाए, कोई हैंडआउट मिल जाए, कोई समरी मिल जाए, कोई जुगाड़ मिल जाए, और बस किसी तरह मेरी सब्सटेंटिव से जान छूट जाए। आपके पेपर में सब्सटेंटिव जो है वो 20 नंबर का भी आ रहा है, 25 नंबर का भी आ रहा है, 30 नंबर का भी आया है और 35 नंबर का भी आया हुआ है। तो जो आपके पेपर का इतना मेजर पार्ट है, इतना मेजर कंपोनेंट है, प्लीज उसको तरीके से कवर कर लें, एक ही बार पढ़ लें, तरीके से पढ़ के पेपर पास करें, ठीक है जी। हजरत ये मैंने सवाल आपके सामने पढ़ा है, हाँ इसके आंसर पे आते हैं जी, ठीक है जी, और फिर हम इसको डिस्कस भी करते हैं इंशाल्लाह, फिर आप इसको खुद से ट्राई भी करेंगे। ये आगे जनाब याद रहे कि ये जो सेशन है सर साजिद के साथ, इसमें हम कवर कर रहे हैं क्या, आइजा 560 अटेम्प्ट कौन सी हमारे पास जनाब, मार्च जून 2023। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूंगा और आप एंजॉय करते रहेंगे, जबरदस्त। ये राजी सवाल का जवाब, ठीक है जी, ये देखें ये आगे जी इसका आंसर इसका, ठीक है। अच्छा मुझसे एक प्रॉमिस करें, आप मुझसे प्रॉमिस ये करेंगे इस सवाल को मेरी वीडियो देखने के बाद आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, ये आपने प्रॉमिस करना है, मैं फिर नाराज हो जाऊंगा आपसे भाई, प्रॉमिस करें। हाँ जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना मजा नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो शैल वी स्टार्ट, चलिए जी लेट्स स्टार्ट। अच्छा अगर मैं ये आंसर देता तो मैं ऊपर हेडिंग बनाता, यहां पर मैं हेडिंग बनाता, यहां पर हेडिंग बनाता, आप भी बना लें एक्सप्लेनेशन एंड मटीरियलिटी। मैं क्या बनाता, मैं हेडिंग बना देता एक्सप्लेनेशन एंड मटीरियलिटी। एग्जामिनर ने हेडिंग नहीं बनाई तो क्या हुआ, आप बना लें भाई, आप अच्छा जरा उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में ले आए, एक्सप्लेनेशन एंड मटीरियलिटी। मैं सवाल पढ़ चुका हूं, मैं आंसर पढ़ने जा रहा हूं, बहुत गौर करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा रीडिंग स्लो करूं। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पैरोकोज कैश फ्लो डिफिकल्टीज वाज रिसीव्ड ऑन 14th of July 20x5 आफ्टर द ईयर एंड। याद करें वो बातें, IS 10 चल रहा है भाई, इधर इधर IS 10 चल रहा है, but provides further evidence of the recoverability of the receivable balance at the year end। जो पैसा ईयर एंड के बाद डाउटफुल हो रहा है, मिलने वाला नहीं है, वो ईयर एंड पर ही मिलने वाला नहीं था। इफ स्पैरो इनको is experiencing cash flow difficulties just a few months after the year end, it is highly unlikely, oh my god, it is highly unlikely that the amount 692K was recoverable as at 31st May 20x5 and hence this is an adjusting event in accordance with IS 10 events after the reporting period। पॉइंट टू नोट इस कि मैंने बताना है, मैंने कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, और फिर मैंने बताना है कि भाई ये एडजस्टिंग इवेंट है या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। यहाँ IS 10 का आपको जिक्र करना पड़ेगा, इस 560 के सवाल को अटेम्प्ट करते हुए आपको IS 10 का जिक्र करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने से इंसान सीखता है कि भाई क्या मैंने करना है और क्या बेस्ट प्रैक्टिस है।
द रिसीवेबल बैलेंस इज ओवरस्टेटेड, क्या कह रहा है? द रिसीवेबल बैलेंस इज ओवरस्टेटेड, क्यों? क्योंकि आपने 692 से दिखाया हुआ है अपना डेटर्स, जबकि ये पैसा मिलने वाला नहीं है। द रिसीवेबल बैलेंस इज ओवरस्टेटेड एंड कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू एडजस्टिंग दिस बैलेंस इफ मटीरियल आइदर थ्रू द यूज ऑफ एन अलाउंस, बोले तो प्रोविजन, और बाय राइटिंग ऑफ द बैलेंस relating to sparrow code depending on the assessment of the recoverability of the balance। अच्छा जरा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, मैं जरा पेन का कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं। क्या लिखा हुआ है? स्पैरो इनको। क्या लिखा हुआ है? स्पैरो इनको। क्या लिखा हुआ है? स्पैरो इनको। चेक कर रहे हैं आप? इसको कहते हैं लिंकिंग, इसको कहते हैं लिंकिंग। कितनी आसान सी बात है। जब मैं आंसर ड्राफ्ट करूंगा और मुझे ऊपर सिनेरियो गिवन होगा, तो मुझे आंसर ड्राफ्ट करते हुए सिनेरियो में दिए हुए क्वेश्चन का जिक्र, उसका नाम, कोई और ऐसी बात मुझे लिंक करनी पड़ेगी, इसके मार्क्स होते हैं भाई। ठीक है जी, इट्स अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, लिंकिंग तो बनती है भाई। आगे चलें जी। द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड वाज 692K एन इज मटीरियल। ये कैसे बताया आपने? एन इज अ मटीरियल कैसे बताया? बताओ ना। अब वो तमाम बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं या पढ़ रहे हैं, आप याद करें कि ऑडिट रिपोर्ट के टॉपिक में क्या बताया था, ऑडिट रिपोर्ट के चीते पॉइंट्स में क्या बताया था। इन द केस ऑफ पीबीटी क्या होगा, इन द केस ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, इन द केस ऑफ टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी क्या होगा, बताओ। मैं रिवाइज कराऊं? चले मैं रिवाइज करा देता हूं भाई। रिवीजन कुछ ऐसे था, MM डिवाइडेड बाय या इनएबिलिटी का अमाउंट। यहां तो सवाल में आपको पता है जो कि डेटर्स का केस है वो MM की तरफ जा रहा है, इट्स अ मिडिल में स्टेटमेंट। ठीक है जी, अगर आपने वो अमाउंट को एडजस्ट नहीं किया तो इट्स अ मिडिल में स्टेटमेंट, ये इनएबिलिटी नहीं है बहरहाल। ठीक है, रिपोर्ट आइजा 705। तो अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ये परसेंटेज 5% से कम है तो ये इमटीरियल है। ये बातें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ रिपोर्ट के लेक्चर में, मेरे बच्चे समझ गए होंगे। लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे होंगे, मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं उनका भी चाह रहा हूँ कि बेनिफिट हो जाए। अगर पीबीटी का परसेंटेज 5% से कम है तो ये इमटीरियल है, इसका रिपोर्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर ये 5% से लेकर 25% तक है, द इशू इज सेट टू बी मटीरियल बट नॉट परवेजिव। सर आप ये क्यों रिवाइज करा रहे हैं? आपने कहा सवाल में रिपोर्ट का इम्पैक्ट नहीं। हाँ मुझे पता है मेरे भाई, इस सवाल में रिपोर्ट का इम्पैक्ट नहीं पूछा, ये आपकी मोहब्बत में मैं रिकैप करवा रहा हूं। एक तो ये मोहब्बत भी ना, उफ, 25% से अगर ज्यादा होगा द इशू इज सेट टू बी मटीरियल एंड परवेजिव। इन द केस ऑफ रेवेन्यू क्या होगा? 0.5% से लेके 15% है। अगर 0.5% से कम है तो इमटीरियल है। अगर 0.5% से लेके 15% में है द इशू इज सेट टू बी मटीरियल बट नॉट परवेजिव। और अगर ये परसेंटेज 15% से ज्यादा है द इशू इज सेट टू बी मटीरियल एंड परवेजिव। ठीक है जी। पीवीटी के केस में थ्रेशोल्ड क्या था? थ्रेशोल्ड था 5 से लेके 25। रेवेन्यू के केस में थ्रेशोल्ड है हमारे पास 0.5 से लेके 15। जहां 0.5 से कम है तो मटीरियल है, 0.5 से लेके 15 तक मटीरियल बट नॉट परवेजिव, और 15% से ऊपर है मटीरियल एंड परवेजिव। और टोटल एसेट और लायबिलिटी के केस में है 1% से लेके और 25%। ठीक है जी, 1% से लेके और 25%। जहां 1% से कम होगा तो वंस अगेन इमटीरियल है। 1% से लेके 25% तक है द इशू इज सेट टू बी मटीरियल बट नॉट परवेजिव। यार ये पेपर को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा आपको, इसको आप लपेट नहीं सकते, कुछ यहाँ से पढ़ लिया कुछ वहाँ से पढ़ लिया। प्लीज़ आप इस तरह नहीं करें। बस एक बात ही मैंने कर दी, मुझे एहसास होता है कि इस तरह आप लोग करते हैं। और अगर 25% से ज़्यादा है द इशू इज सेट टू बी मटीरियल एंड परवेजिव, फिर वी विल मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आइजा 705। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया थ्रेशोल्ड निकालने का तरीका इन द केस ऑफ पीबीटी, रेवेन्यू और इन द केस ऑफ टोटल एसेट और लायबिलिटीज। अगर हम याद करें जब मैंने रिपोर्ट पढ़ाया था या आप रिपोर्ट का लेक्चर देखेंगे या देख चुके होंगे तो वहाँ ऐसे 17-18 केस मैं बताता हूँ। आगे चलें जी। बहरहाल लेट्स कम बैक ऑन द क्वेश्चन। बात से बात निकलेगी, बहरहाल तो बताना पड़ेगा भाई। मेरे पास पेपर देखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करता जाऊँगा, डॉट्स मिलाता चला जाऊँगा, इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आगे चलें जी, यहां से दोबारा पढ़ा हूं। द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड वाज 692K एंड इज मटीरियल एज इट रिप्रेजेंट्स 7.8%। कैसे किया भाई? 692 को डिवाइड कर दिया। सवाल में हमें क्या गिवन था भाई? सवाल में हमें गिवन था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जी हाँ, ये रहा जी, ये रहा प्रॉफिट 8.9 मिलियन, ये रहा।
आ रहा समझ? ये मुझे गिवन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसीलिए मैंने कहा था इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। इट इज पॉसिबल कि उसने ये चीज पूछी हो यहाँ पर और आपसे परसेंटेज निकलवाएगा। ये आ गया 7.8%। एक और बात, जब आपने पीबीटी से निकाल लिया, जब आपने परसेंटेज पीबीटी से निकाल ली है, तो आपको सवाल में अगर रेवेन्यू भी गिवन होता या सवाल में टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी भी गिवन होता, तो आपको सारे वेरिएबल से थ्रेशोल्ड निकालने की जरूरत नहीं है। पीबीटी को बेस बनाएं और आगे चलें, ठीक है जी। जैसे वो निकाल रहा है ना 7.8% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड 1.1% टोटल एसेट्स, वो एग्जामिनर का आंसर है, ठीक है। एग्जामिनर ने आपकी आसानी के लिए दोनों वेरिएबल से थ्रेशोल्ड निकाला है, आपको एग्जाम में टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक से निकालेंगे, दैट वुड बी पीबीटी एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। हेंस द डायरेक्टर शुड अमेंड, असल बात अब आ रही है, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी दोस्तों, सवाल की देखें, फिर टाइम लग रहा है लेकिन बात समझ आ रही है। उसने सवाल क्या पूछा था, उसने सवाल पूछा था एक्सप्लेन वेदर द 20x5 अकाउंट्स ऑफ HNCO रिक्वायर अमेंडमेंट। तो अब जाके बात समझ आई है कि हाँ भाई अमेंड इसलिए करना था क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट था और ये मटेरियल था। हेंस द डायरेक्टर शुड अमेंड द 20x5 अकाउंट्स बाय मेकिंग एन अलाउंस और बाय राइटिंग ऑफ द रिसीवेबल बैलेंस रिलेटिंग टू SNCO डिपेंडिंग ऑन देयर असेसमेंट। क्या बात समझ आई है? ठीक है भाई, ये हमने एक पार्ट मुकम्मल किया। आपको पता है सवाल का एक और पार्ट था, वो दूसरा पार्ट किया था सवाल का। मैं बार बार स्क्रीन स्प्लिट कर रहा हूँ, आई होप आप मेरे साथ हैं। डिस्क्राइब 2 ऑडिट प्रोसीजर, ये आ गया सब्सटेंटिव। डिस्क्राइब 2 ऑडिट प्रोसीजर्स विच शुड बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंक्लूजन ऑन एनी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट। ठीक है जी, आई होप की आवाज सही आ रही है। अच्छा, अभी 2 प्रोसीजर्स हैं, तो मैं सिर्फ आपका हौसला 1 सेकंड बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने नोट्स दिखा रहा हूं। ये देखें जी, अगर तो ये स्क्रीन आपको दिख रही है, आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी, हमारे एडिटर साहब देख लेंगे। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप मेरा F8 का वॉल्यूम 2 देख रहे हैं, जिसमें सब्सटेंटिव दिया हुआ है और ये डेटर्स का पूरा टॉपिक कवर किया गया। ठीक है जी, ये आपके सामने आ रहा है हेडिंग प्रोसीजर टू डिस्पैच थर्ड पार्टी कंफर्मेशन डेटर्स कंफर्मेशन, क्या स्टेप्स आपने लेने, सवाल बनता है। ये आ गया हमारे पास जनाब, क्या ये हमारे पास आ गया सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये हमारे पास आ गया सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर ट्रेड डेटर्स रिसीवेबल्स। ये रहे नॉर्मल प्रोसीजर भाई, ठीक है जी। ये आ गए इसके ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, ठीक है जी। ये एग्जाम फोकस पॉइंट है, देख लें भाई क्या कह रहा है। वंस अगेन आज सब्सटेंटिव का एजेंडा नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं दिखा रहा हूँ आपको चीज़ें। इंशाल्लाह एक आध वीडियो मैं सब्सटेंटिव पर भी बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको सुकून आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे आप। ये आ गया जनाब हमारे पास सब्सटेंटिव टू वेरीफाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड बैड डेट। ठीक है जी, मैं आपको ये सब्सटेंटिव क्यों दिखा रहा हूं, ताकि मैं आपको सवाल की रिक्वायरमेंट दोबारा दिखाऊं। डिस्क्राइब 2 ऑडिट प्रोसीजर दैट शुड बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंक्लूजन ऑन एनी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट। जरा मुझे बताएं कि कौन से सब्सटेंटिव की बात होगी यहाँ पर। फिक्स एसेट्स, जी नहीं। ट्रेड पेबल, जी नहीं। प्रोविजन, जी नहीं। कैश इन हैंड, जी नहीं। कैश एट बैंक, जी नहीं। डेटर्स, सिनेरियो किस पर बेस कर रहा है, डेटर्स। तो सब्सटेंटिव भी किसके होंगे, ऑडिट प्रोग्राम भी किसका होगा, प्रोसीजर किसके लिखूंगा मैं कायरो किसके लिखूंगा, ऑब्वियसली डेटर्स के लिखूंगा। अब सवाल है कि कौन से प्रोसीजर, डेटर्स तो है, डेटर्स में कौन से प्रोसीजर। तो वंस अगेन मैं स्क्रीन को स्प्लिट करके दोबारा आपको लेके जा रहा हूं। देखें ये सारे प्रोसीजर रेलिवेंट है। देखें यहां से, देखें आप, ये स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूं मैं, ये देखें, आई होप कि आपको दिख रहा है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है नॉर्मल प्रोसीजर्स, ये भी रेलेवेंट प्रोसीजर है भाई। ये आपको नजर आ रहा है ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव कहें या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कहें, ठीक है जी, ये भी वैलिड प्रोसीजर्स हैं भाई। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 6 एंडिंग ऑन पॉइंट नंबर 12। ये जो पॉइंट दिए हुए हैं सब्सटेंटिव टू वेरीफाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी रेलेवेंट प्रोसीजर है भाई। और ये आपका दिया हुआ AP आइजा 520, पढ़ा होगा आपने भाई, पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। आइजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, ये भी रेलेवेंट है। मेरी बात समझे, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त मैंने आपको स्क्रीन पर कोई 15-20 प्रोसीजर दिखाए हैं डेटर्स के, वहां एग्जामिनर ने 2 पूछे हैं। तो मेरा सवाल है भाई वो 2 कौन से, वो 2 वो जो सबसे रेलेवेंट होंगे। अच्छा, सबसे रेलेवेंट का पता कैसे चलेगा, थोड़ा सोचें आप। मैनेजमेंट कह रही है पैसा मिल जाएगा, बात समझिएगा। मैनेजमेंट कह रही है HNCO की मैनेजमेंट कह रही है पैसा मिल जाएगा भाई। क्यों, वो कह रहा है has been trading for many years, the outstanding amount will be received in full in due course। जबकि IS 10 के मुताबिक
ऑडिटर्स क्या फैसला करवाएंगे कि भाई हम तो एडजस्टमेंट कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पैसा ईयर एंड पर रिसीवेबल नहीं, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो पैसा बाद में रिसीवेबल नहीं वो ईयर एंड पर भी रिसीवेबल नहीं है भाई, ठीक है ना। एडजस्टिंग इवेंट्स आर इवेंट्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। अब प्रोसीजर सोचें भाई, प्रोसीजर सोचें आप। अगर तो पहला प्रोसीजर, पहले मैनेजमेंट से कहेंगे जी आपके बीओडी ने बैठ के कोई मिनट्स वगैरह बनाए होंगे, कोई मीटिंग वगैरह हुई होगी, तो हमें बताएं आप जो ये कह रहे हैं बात सुने गौर से, आप जो ये कह रहे हैं कि पैसा मिल जाएगा, तो आप ये किस बेस पे कह रहे हैं? आप आपस में बैठे होंगे, बीओडी बैठा होगा, मिनट्स बने होंगे, मीटिंग के मिनट्स बनेंगे। मीटिंग से पहले बनता है एजेंडा, मीटिंग के बाद बनते हैं मिनट्स। तो आपने मीटिंग की होगी, उसके मिनट्स बने होंगे, तो बताएं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पैसा मिल जाएगा? पहला। दूसरा, अगर आपको लग रहा है पैसा मिल जाएगा, कस्टमर ने कहा हाँ मैं दे दूंगा, पक्का वादा, अल्लाह का पक्का वादा मैं दे दूंगा, लाएं कोई कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाएं, कोई खतो किताबत दिखाएं, कोई ईमेल शीमेल दिखाएं, कोई डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं। बात समझ आ रही है? तीसरा, और चले अगर आपका क्लाइंट ये कह रहा है, हम ऑडिटर्स हैं, हम ईवाई हैं, हमारा क्लाइंट कह रहा है भाई वो हमारा क्लाइंट पैसा दे देगा, लाएं दिखाएं ईयर एंड के बाद पैसा कब आया, लाएं मुझे वेरीफाई करवाएं सब्सिक्वेंट रिसीट, मुझे वेरीफाई करवाएं पोस्ट बैलेंस शीट रिसीट, तो मैं मानूं हाँ सर आप समझ आ रहा है। इसका मतलब है प्रोसीजर तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां कौन से लिखूंगा जो इस सिनेरियो में, इस केस में मोस्ट रेलेवेंट होंगे। वंस अगेन स्क्रीन स्प्लिट कर रहा हूं और आपको मैं लेके जा रहा हूं, मैंने आपकी मोहब्बत में पहले से ही जो है वो कुछ पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। ये देखें, ये एक पॉइंट आ रहा है नंबर 6, वेरीफाई सब्सिक्वेंट रिसीट, ब्रैकेट में आएगा पोस्ट बैलेंस शीट डेट रिसीट, ठीक है, मैं क्लास में लिखवाता हूं, लेक्चर में लिखवाता हूं। वेरीफाई सब्सिक्वेंट रिसीट्स, आगे ब्रैकेट बना हुआ और जगह खाली है, मैं क्लास में लिखवाता हूं, मैं लेक्चर में लिखवाता हूं ताकि बच्चे लिखते भी रहें। तो यह जुमला आएगा, यहां वर्ड आएगा पोस्ट बैलेंस शीट डेट रिसीट, ठीक है जी। सब्सिक्वेंट रिसीट भी कहा जाता है और पोस्ट बैलेंस शीट डेट रिसीट भी कहा जाता है। 12, वेरीफाई सब्सिक्वेंट रिसीट फ्रॉम कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट एंड डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। आगे रेलेवेंट प्रोसीजर, आगे चलें जी, एक और पॉइंट देख लें आप। अच्छा, एक पॉइंट देखें कहां से मिलेगा आपको, एक पॉइंट आपको मिलेगा यहां से सब्सटैंटिव टू वेरीफाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक मुझे पॉइंट यहां से रेलेवेंट लगा क्योंकि मैं इसको सिनेरियो से जोड़ रहा हूं। ये देखें जी, पढ़ लें, खुद पढ़ लें आप। वेरीफाई या इंस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, रिमाइंडर लेटर भेजा होगा, फॉलोअप किया होगा, ईमेल वगैरह भेजी होंगी विद लॉन्ग आउटस्टैंडिंग कस्टमर टू असेस द लाइकलीहुड ऑफ पेमेंट। अगर तुम्हारा कस्टमर ये कह रहा है एचएन को, अगर तुम्हारा कस्टमर ये कह रहा है मैं पैसे दे दूंगा, लाओ मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाओ ना, मैं जरा वेरीफाई तो करूंगा क्या कह रहा है। और 12वां पॉइंट चेक करें, रिव्यू बीओडी मिनट्स टू रिव्यू कंसर्न इन रिलेशन टू पेमेंट बाय कस्टमर्स और वेदर देर आर एनी मटीरियल डिस्प्यूटेड रिसीवेबल्स, ठीक है जी। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं, ये मेरे नोट्स आप देख रहे थे, सब्सटेंटिव पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये तो आइजा 560 के साथ जो मैं आपको इस टाइम फ्रेम में बता सकता हूं बता रहा हूं, ताकि आपका फोकस 560 पर ही रहे। बहरहाल समझदारों को, अकलमंदों को इशारा काफ़ी आपको अंदाजा हो गया है कि सब्सटेंटिव भी भाई ये पूरी एक ना कहानी है, फिल्म है, इसको तरीके से कवर करना पड़ेगा। आए देखते हैं कि F8 के एग्जामिनर ने अपने आंसर में क्या पॉइंट लिखे हैं, फिर हम इस वीडियो को करेंगे वाइंड अप ताकि आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकें। आए जी, द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स शुड बी अप्लाइड टू फॉर्म अ कंक्लूजन एज टू द एडजस्टमेंट। आई रिपीट, द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स शुड बी अप्लाइड टू फॉर्म अ कंक्लूजन एज टू द एडजस्टमेंट। फिर बता रहा हूं, इस सवाल में रिपोर्ट का इंपैक्ट नहीं पूछा है। अगर रिपोर्ट का इंपैक्ट पूछता मैं बता देता, क्योंकि मैंने थ्रेशोल्ड निकाल के कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है 7.8 मटीरियल बट नॉट परवेजिव, क्वालिफाइड, बाकी आप समझदार हैं। ये नहीं पूछा, सिर्फ बता रहा हूं आपको मोहब्बत में, ठीक है जी। द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर शुड बी अप्लाइड टू फॉर्म अ कंक्लूजन एज टू द एडजस्टमेंट। पहला, द कॉरेस्पॉन्डेंस, आ गया भाई, आ गया रेलेवेंट पॉइंट। द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कस्टमर शुड बी रिव्यूड टू असेस, क्या असेस करें, वेदर देर इज एनी लाइकलीहुड ऑफ पेमेंट। मेरे क्लाइंट ने कहा साजिद साहब रात को कस्टमर ख्वाब में आया था, बाबा जी ख्वाब में आए थे और वो कह रहे हैं पेमेंट मिल जाएगी, और मैंने कहा वाह भाई वाह, जबरदस्त। भाई आप ऑडिटर हैं, क्या हैं आप, लाएं दिखाएं कॉरेस्पॉन्डेंस, मैं आपके ख्वाब पर यकीन कर लूं कि बाबा जी ने कहा ख्वाब में, लाओ दिखाओ कॉरेस्पॉन्डेंस, ताकि मुझे पता चले, मैं पता लगा सकूं, लाइकलीहुड देख सकूं कि भाई वो पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। एज एन ऑडिटर हर बात को नहीं मान सकते आप, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जागते रहो, याद आ रहा भाई। डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड रिव्यू बोर्ड मिनट्स
टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाई दे फील एन एडजस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। पूछे मैनेजमेंट से कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, पूछे भाई। रिव्यू द पोस्ट ईयर एंड कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, आ गया मेरा फेवरेट पॉइंट आ गया। आप सिंपल लिख सकते थे रिव्यू पोस्ट बैलेंस शीट डेट रिसीट, आप सिंपल लिख सकते थे रिव्यू सब्सिक्वेंट रिसीट्स, ठीक है जी। इन द केस ऑफ रिसीट सब्सिक्वेंट रिसीट, इन द केस ऑफ पेमेंट सब्सिक्वेंट पेमेंट। बहरहाल रिव्यू क्या जी, रिव्यू द पोस्ट ईयर एंड कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट टू सी इफ एनी पेमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है जी। अच्छा, अगर सवाल के मार्क्स देखें तो मार्क्स जनाब हमारे पास कितने जी, मार्क्स हमारे पास हैं 5। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मेरी है कि जी 3 नंबर इसके हैं, सॉरी 3 नंबर इसके हैं और 2 नंबर इसके हैं भाई। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, सवाल कितने मार्क्स का, सवाल 5 मार्क का है। चूंकि यहां उसने 2 प्रोसीजर का कह दिया है, सो फॉर एवरी प्रोसीजर देयर इज 1 मार्क, तो 2 मार्क्स यहां हो गए, तो पहले पार्ट के कितने मार्क्स हो गए, 3। इसका मतलब है कि ये जो आप आंसर देख रहे हैं, ये जो आप आंसर देख रहे हैं, वंस अगेन आई होप कि दिस स्क्रीन का जो स्प्लिट है आपको समझ आ रहा है। हजरात, मैं तीसरा प्रोसीजर दोबारा पढ़ रहा हूं, रिव्यू द पोस्ट ईयर एंड कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट टू सी इफ एनी पेमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। हजरात, ये 3 प्रोसीजर उसने हमें लिख के बताए हैं। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्रोसीजर बहुत सारे होते हैं, आपने लिखने हैं रेलेवेंट एज पर द सिनेरियो, ठीक है जी। आपने लिखने हैं प्रोसीजर रेलेवेंट टू द सिनेरियो। जब तक आपकी सब्सटेंटिव की कवरेज प्रॉपर नहीं होगी, आप इस तरह रेलेवेंट प्रोसीजर्स पिक नहीं कर पाएंगे। अगर आपने टोटल याद ही 4-5 किए होंगे तो आप उन्हीं पॉइंट्स को जगह जगह फेंक रहे होंगे और हो सकता है वो प्रोसीजर रेलेवेंट ना हो और आपको उसके मार्क्स प्रॉपर ना मिले। बहरहाल, मैंने आपको बता दिया कि आपको सब्सटेंटिव को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। सवाल कितना मार्क्स का है जी, सवाल हजरात 5 नंबर का है, ठीक है जी। उसने हमसे प्रोसीजर कितने पूछे, 2। इसका मतलब है फॉर एवरी प्रोसीजर देयर इज हाउ मेनी मार्क्स, 1 मार्क्स। तो ये हो गया 1 + 1 2 मार्क्स, ये हो गए। इसका मतलब है एक प्रोसीजर अगर 1 मार्क का है तो यहां 2 पूछे हैं तो 2 मार्क्स हो गए। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो कितने मार्क का हो गया, वो 3 मार्क का हो गया। अब अगर मैं जाके आंसर को दोबारा 1 मिनट के लिए देखूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह होगा ये 2 मार्क्स का हो गया और ये जो पूरा एरिया है ये हो गया 3 मार्क्स का। 2 मार्क्स का स्प्लिट कैसे हुआ, फॉर एवरी प्रोसीजर देयर इज 1 मार्क, ठीक है। यहां उसने 3 बता दिए। नॉर्मली आप जब F8 के आंसर्स देखेंगे तो जहां 6 मार्क का सवाल है वहां उसने 10-12 प्रोसीजर दिए हुए, वो इसलिए दिए हुए ताकि वो बता सके कि भाई इनमें से आपने जो भी लिखे वो सही है। बात समझ आ रही, तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि सर वो तो 3 मार्क्स का था, वहां तो एग्जामिनर ने 8 प्रोसीजर लिखे हुए हैं। वो इसलिए लिखे हुए हैं ताकि बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट आंसर दिए होंगे। बताने का मकसद ये कि इनमें से जो भी आपने लिखे वो रेलिवेंट है, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। बट प्लीज नोट कि अगर एग्जामिनर ने 2 प्रोसीजर कहे हैं तो आपने 2 ही लिखने हैं। हाँ, आप एक आध एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एग्जामिनर उनमें से बेस्ट पॉइंट्स चूज कर लेगा। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा वंस अगेन, ये बाद में सब्सटेंटिव में बताऊंगा। अगर एग्जामिनर ने कहा जी 3 ऑडिट प्रोसीजर बता दो, इस सवाल में 2 कहे उसने, आप लिख के आ गए 5, 1 2 3 4 और 5। उसने इनमें से 3 ही पिक करना है। हो सकता है ये वाला गलत हो सकता है ये वाला गलत हो। ये सही है, ये सही है, ये सही है। आपको कितने मार्क्स मिल गए, आपको मिल गए जनाब 3 मार्क्स पूरे। वाह भाई वाह, जबरदस्त। अब मेरी बात समझ आई है? तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम की बैंडविड्थ है तो आप 1 या 2 प्रोसीजर ज़्यादा लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस सवाल में उसने 3 लिख के दिए जबकि 2 पूछे थे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है जी। 2 मार्क्स यहाँ मिल गए और आपको 3 नंबर यहाँ से मिल गए। वंस अगेन 3 मार्क्स के लिए देखें उसने क्या किया हुआ है। उसने एक पैराग्राफ बनाया रीजनिंग के लिए जिसको हम कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन, और एक पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि इसका जो थ्रेशोल्ड है वो क्या है, वो कि ये रहा, जो कि ये रहा, ठीक है जी। रिपोर्ट के एम्पेयर्ड उसने नहीं पूछा है, सिर्फ आपने बताना है भाई कि इसकी एडजस्टमेंट होगी। क्यों होगी इसकी एडजस्टमेंट, क्योंकि ये मटेरियल था। फिर पढ़ देता हूं, द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड वाज 692K एंड इज मटेरियल एज इट रिप्रेजेंट्स 7.8% ऑफ पीबीटी एंड 1.1% ऑफ टोटल एसेट। दोनों थ्रेशोल्ड से निकालने की जरूरत नहीं है, ये बात भी बता चुका हूं। हेंस द डायरेक्टर शुड अमेंड दी 20x5। अच्छा, एक बात यहीं पर इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर आपके आंसर में ये जुमला नहीं है, ये वाला, अगर आपके आंसर में ये जुमला नहीं है तो मार्क्स कटेंगे, क्योंकि उसने पूछा ही क्या था, उसने पूछा था बताएं 20x5 के अकाउंट्स अमेंड होंगे या नहीं होंगे। ये जुमला सामने आ गया, मैं कह सकता हूँ यार ये बेसिकली आपका फाइनल आंसर है।
जो एग्जामिनर ने पूछा है, और एग्जामिनर इन्हीं को तलाश कर रहा था, इस लाइन को तलाश कर रहा था। हेंस द डायरेक्टर शुड अमेंड द 20x5 अकाउंट्स बाय मेकिंग एन अलाउंस और बाय राइटिंग ऑफ द रिसीवेबल बैलेंस रिलेटिंग टू एसएन को डिपेंडिंग ऑन देयर असेसमेंट। हजरात, ये हमने मुकम्मल किया मार्च जून 2023 का एक नन्ना मुन्ना सवाल जो कि 5 मार्क का था। टॉपिक वो आया था 560। आपने खुद गौर किया जरा, अगर आप गौर कर रहे हैं तो क्या ये सवाल सिर्फ 560 का था, या ये 560 प्लस सब्सटेंटिव प्रोसीजर प्लस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ IAS 10 F7 में पढ़ के आ रहे हैं, या पढ़ रहे होंगे प्लस मटीरियलिटी। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या कहा, मैं आखिरी सवाल छोड़े जा रहा हूं आपके ऊपर। क्या ये सवाल सिर्फ 560 का था, या इसमें सब्सटेंटिव भी आ गया, इसमें IAS 10 भी आ गया, और इसमें आइज़ा 320 मटीरियलिटी भी आ गया? और अगर इसमें इसने रिपोर्ट के एम्बेड पूछा होता तो फिर आखिर में ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक भी आ गया। हजरात, F8 का जो सिलेबस है वो 100% आपको कवर करना पड़ेगा अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। सेलेक्टिव स्टडी पर काम नहीं चलेगा, उस पर आप रिलाय नहीं कर सकते। मेहनत करें, जान मारे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। वंस अगेन मैं कोई और पास पेपर करा रहा हूँ। वंस अगेन मैं जब भी पास पेपर कराऊंगा तो वो जो टॉपिक के सवाल है वो तो मैं कराऊंगा ही, प्लस मैं जो उसके अतराफ़ के एरियाज़ हैं जहाँ मुझे लगता है कि रिवीजन पॉसिबल है, मैं वो इंशाल्लाह आपको रिवाइज भी करा दूंगा। साजिद कपाडिया signing off from KNS Institute. Thank you. Allah Hafiz.